नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि 22,000 करोड़ रुपए के दावे के सामने सिर्फ करीब 6.5 करोड़ रुपए चुकाने का प्लान मंजूर हो गया है तो शायद पहली बार में आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला इस वक्त काफी चर्चा में है। मामला है कि जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा का। जी हाँ, वही चैनल जो पूरे दिन मोदी चालीसा चलाता रहता है, मुसलमानों को गालियां देता रहता है और इसी का इनाम इनको ये मिला कि पूरा कर्ज ही माफ कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की पर्सनल इंसॉल्वी प्रोसीडिंग में एक रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इस प्लान के मुताबिक क्रेडिटर्स यानी कि जिन लोगों और संस्थानों का पैसा बकाया है उन्हें करीब 22,006 करोड़ रुपए के एडमिटेड क्लेम के मुकाबले सिर्फ करीब 6.5 करोड़ रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। 22,000 करोड़ रुपए का दावा और भुगतान सिर्फ 6.5 करोड़, मतलब ये कि पूरे 99.96% कर्ज माफ कर दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी इंसॉल्वी केस में हजारों करोड़ रुपए के दावे के सामने रिकवरी इतनी कम हो जाए तो क्या यह व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है या फिर बड़े बोरोवर्स के मामले में बैंकिंग सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ क्रेडिटर्स हैं जो इनकी कम रिकवरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा है जो कहते हैं कि 22,000 करोड़ का आंकड़ा उनके ऊपर सीधे लिए गए कर्ज का नहीं है और बीच में है इंसॉल्वी कानून और एनसीएलटी का फैसला। अब सवाल यह है कि इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ता है। देखिए, बैंक जब किसी कंपनी या कारोबारी को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज देते हैं तो आखिरकार उस पैसों का स्रोत बैंक का पैसा होता है और बैंक का पैसा सीधे सीधे आम लोगों की जमा पूंजी से भी जुड़ा होता है। इसीलिए जब किसी बड़े लोन या गारंटी मामले में रिकवरी बहुत कम होती है तो सवाल सिर्फ उस कारोबारी का नहीं रहता, सवाल पूरे बैंक सिस्टम का बन जाता है। क्या बड़े कारोबारियों को कर्ज देते समय पर्याप्त जांच हुई थी? क्या उनकी असेट्स और गारंटीज का सही मूल्यांकन किया गया था? अगर किसी गारंटर के पास वाकई इतनी संपत्ति नहीं है कि वो अपने ऊपर आए दावों को चुका सके तो इतनी बड़ी गारंटी दी ही क्यों गई? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर क्रेडिटर्स को 22,000 करोड़ के दावे के मुकाबले सिर्फ कुछ करोड़ रुपए मिलते हैं तो आखिर इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? वहीं अगर आम आदमी अगर बैंक की छोटी सी ईएमआई भी नहीं चुका पाए तो बैंक उसे लगातार नोटिस भेजता है। लेकिन जब मामला हजारों करोड़ रुपए का हो और रिकवरी कुछ करोड़ में सिमट जाए तो सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज है कि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े और छोटे बोरोवर्स के बीच असली फर्क कहां पैदा होता है। फिलहाल सुभाष चंद्रा मामले में एनसीएलटी का रीपेमेंट प्लान मंजूर हो चुका है, लेकिन लेंडर्स की चुनौती के बाद ये मामला आगे भी जारी रह सकता है। असल में ये रकम उन कंपनियों के कर्ज से जुड़े क्लेम्स हैं जिनके लिए सुभाष चंद्रा ने पर्सनल गारंटी दी थी। कंपनियों के कर्ज और उनकी व्यक्तिगत इंसॉल्वी प्रोसीडिंग्स को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा। फिर भी सवाल बहुत बड़ा है कि अगर क्रेडिटर्स का एडमिटेड क्लेम हजारों करोड़ रुपए का है और रीपेमेंट प्लान कुछ करोड़ रुपए में सिमट जाता है तो आखिर इतनी बड़ी रकम की रिकवरी क्यों नहीं हो पाई? और इसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। उनका आरोप है कि देश में आर्थिक व्यवस्था दो तरह से काम कर रही है, एक व्यवस्था बड़े कारोबारियों के लिए और दूसरी आम लोगों के लिए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब कोई किसान छोटा सा कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे बैंक और रिकवरी एजेंसियों के दबाव का सामना करना पड़ता है। वहीं बड़े कर्ज और इंसॉल्वी के मामले में हजारों करोड़ रुपए के क्लेम्स के सामने रिकवरी बहुत कम रह जाती है। अब राहुल गांधी का ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या हमारी बैंकिंग और इंसॉल्वी व्यवस्था में बड़े और छोटे कर्जदारों के लिए नियमों का असर एक जैसा है? क्योंकि एक तरफ देश में ऐसे किसान और छोटे कारोबारी हैं जिनके लिए कुछ लाख रुपए का कर्ज भी जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हजारों करोड़ रुपए के क्लेम्स वाले मामले में रिकवरी कुछ करोड़ रुपए तक ही सिमट जाती है तो आम लोगों के मन में सवाल पैदा होना तो लाजमी है। और यहाँ एक और सवाल है कि जब बैंक किसी बड़े कारोबारी को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज देते हैं तो क्या उस समय उसकी असेट्स, गारंटीज और रीपेमेंट कैपेसिटी की जांच होती भी है या नहीं? क्या बैंक ने कर्ज देते समय ये ठीक से देखा था कि अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो गारंटी देने वाला व्यक्ति कितना पैसा वापस कर सकता है? क्योंकि बैंक में जमा पैसा सिर्फ बैंक का नहीं होता, उसमें आम लोगों की मेहनत की कमाई होती है। इसीलिए जब किसी बड़े कर्ज का पैसा वापस नहीं आता तो नुकसान सिर्फ बैंक को नहीं होता, इसका असर बैंक में पैसा जमा करने वाले आम लोगों और पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता
बढ़ सकता है। अब सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे सीधे 22,000 करोड़ की कर्ज माफी बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक संरक्षण से जोड़ रहे हैं। अगर हजारों करोड़ रुपए का दावा है लेकिन बदले में सिर्फ कुछ करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं, तो सवाल यह है कि आम लोगों के पैसे का क्या होगा? क्या बड़े कर्जदारों के लिए दिवालिया कानून पैसा बचाने का आसान रास्ता बन जा रहा है, या फिर कानून का मकसद ही ये है कि जितना पैसा वास्तव में वापस मिल सकता है उतना ही क्रेडिटर्स को दिलाया जाए? अब दोस्तों आप जरा ये सोचिए कि आखिर ये सरकार किसकी सरकार है, आम जनता की या फिर अमीरों की? क्योंकि जितने भी काम इस देश में होते हैं वो सारे के सारे अमीरों के मतलब के लिए ही होते हैं। हमारे काम का कुछ भी नहीं होता इस देश में। अब आप एक आम इंसान की तरह सोचिए कि क्या कोई भी बैंक आपको 1 रुपए का भी कर्ज माफ करने के लिए राजी होगा? नहीं ना। लेकिन अमीरों के पैसे माफ कर दिए जाते हैं। देश का किसान हर रोज मर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके कर्ज माफ नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश में गरीबों की हालत कुत्तों से भी बदतर है। अगर आप अमीर हैं तो फिर तो आपके मौज है, और अगर अमीर होने के साथ साथ बीजेपी के गुणगान करते हैं तब तो पूछिए ही मत, फिर आपसे बेहतर जिंदगी किसी की नहीं होगी। लेकिन अगर आप गरीब हैं और बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, तो फिर जल्द से जल्द कोई कदम उठा लीजिए, क्योंकि वैसे ही ये सरकार आपको जीने नहीं देगी। फिलहाल ये जो पूरे 22,000 करोड़ का मुद्दा है, ये कितना आगे बढ़ता है और इस पर आप कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और ना ही मामला छोटा है। और माफ भी उसका हुआ है जो सारा दिन मोदी जी के गुणगान करके पैसे कमाता है। मुसलमानों को गालियां दिए बगैर तो इनका खाना भी हजम नहीं होता। अब आप सोचिए कि आखिर इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे देश के कि 22,000 करोड़ रुपए एक चुटकी बजाने से माफ हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा मुद्दा और ये था पूरा मामला। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ अमीरों का ही राज है और गरीबों को कुत्तों से भी बदतर समझा जाता है? तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे 4PM महाराष्ट्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।